आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 केमिस्ट्री हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है। इस यूनिट को हम लोग 3 वीडियोस में कवर करेंगे। इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ हम लोग पुराने साल का रिकैप कर लेते हैं, जो बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसमें ज़रूरत होगा चैप्टर्स में आगे बढ़ने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 3 प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासीफाई होते हैं, प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी। जब आपका हेलोजन ग्रुप अल्फा का जिस कार्बन से अटैच होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और अगर अल्फा कार्बन आपका एक बीटा कार्बन से अटैच्ड है तो उसे प्राइमरी कहा जाता है। वहीं अगर अल्फा कार्बन आपका 2 बीटा कार्बन से अटैच्ड है तो सेकेंडरी कहा जाता है। वहीं अगर आपका अल्फा कार्बन 3 बीटा कार्बन से अटैच्ड है तो उसे टर्शियरी कहा जाता है। यह है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का डेफिनेशन। इसके आगे हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो इसे कहा जाता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल जानने के पहले हम ये जानते हैं कि कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड उस जगह पे होता है जहां पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और वहीं पाई बॉन्ड उस जगह पे होता है जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। जहां डबल बॉन्ड होता है वहां एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, वहीं ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड होती है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा एंड टू एंड ओवरलैपिंग करता है, जबकि पाई बॉन्ड साइड ऑन ओवरलैपिंग करता है। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एंड टू एंड ओवरलैपिंग करता है, इससे सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। अब क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन ही कहता है कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, तो पहले देखते हैं ऑर्बिटल्स कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी, एफ। एस में 1 ब्लॉक होता है, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। हाइब्रिडाइजेशन होता है स्टेरिक नंबर के बेसिस में। स्टेरिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का देख रहे हैं, ऑक्सीजन होता है 2,6। वहीं वाटर मॉलिक्यूल हम यहाँ पे रखे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन अपना एक हाथ से एक हाइड्रोजन को, दूसरे हाथ से एक हाइड्रोजन को, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है, और उसके पास 2 लोन पेयर्स हैं। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या आएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर्स इक्वल्स टू 4, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। वहीं इथेन का देखिए तो इथेन में C2H6 होता है, और इसमें हर बॉन्ड जितना बना हुआ है सब सिग्मा बॉन्ड है। तो एक कार्बन का मैं देखूं तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड है, और इसमें कोई भी लोन पेयर्स नहीं होता कार्बन में। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन जो आएगा स्टेरिक नंबर के बेसिस में जो आने वाला है, तो स्टेरिक नंबर यहाँ पे 4 है, और इसलिए यहाँ का हाइब्रिडेशन sp3 है। वहीं इथीन का देखिए तो इथीन में C2H4 होता है। तो यहाँ पे एक कार्बन का देखेंगे तो एक कार्बन अपना 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनाता है, और इसका पास कोई लोन पेयर नहीं होता, तो इसका स्टेरिक नंबर 3 हो जाएगा। और 3 जो हमको आइडेंटिकेट करता है वो होता है sp2। वहीं इथाइन का देखिए तो होता है C2H2। अगर इसमें हम एक कार्बन को पकड़ेंगे तो एक कार्बन 2 पाई और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा 2, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे 0 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसका स्टेरिक नंबर होगा 2, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर 0 है। तो इसका 2 जब स्टेरिक नंबर हो जाता है तो ये आपको आइडेंटिकेट करता है कि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब रेजोनेंस की बात करते हैं। जब कोई 2 या 2 से स्ट्रक्चर जो सिर्फ और सिर्फ डिफर करे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और कोई भी सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर उसको सफिशिएंट नहीं हो डिस्क्राइब करने के लिए, तब वहां पे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पे बेंजीन का 2 स्ट्रक्चर है, तो ये बेंजीन का भी स्ट्रक्चर सही है, ये भी स्ट्रक्चर सही है। तो इसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए रेजोनेंस हाइब्रिड हमको बनाना पड़ गया। देखिए बेंजीन में कैसे रेजोनेंस हो रहा है, इसको हम कैसे जानेंगे। सिंगल बॉन्ड लेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है डबल बॉन्ड लेंथ से, लेकिन बेंजीन का जो बॉन्ड लेंथ होता है हर कार्बन का इक्वल हो रहा है, जबकि बेंजीन में 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड होते हैं। अब ये सब जो बॉन्ड लेंथ है बेंजीन का मिडिल में है सिंगल और डबल के, ये इसलिए है क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस हाइब्रिड हुआ है। अब क्योंकि रेजोनेंस जो होता है वो होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा तो वो अपना कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ेगा।
इधर से उधर हिलने के लिए बॉन्ड का फिजन होता है। तो बॉन्ड का फिजन दो प्रकार से होता है, एक होता है होमोलाइटिक, दूसरा होता है हेटेरोलाइटिक। जब कोई सिमेट्रिकल फ्यूजन होता है तो उसे हम होमोलाइटिक कहते हैं, जब अनसिमेट्रिकल फ्यूजन होता है तो हेटेरोलाइटिक कहते हैं। होमोलाइटिक में फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, जबकि हेटेरोलाइटिक में आयंस फॉर्म होते हैं। होमोलाइटिक में हाफ हेडेड कर्व वैल्यूज यूज होते हैं, जबकि फुल हेडेड कर्व वैल्यूज यूज होते हैं हेटेरोलाइटिक में। तो यहाँ पे दो ए का मॉलिक्यूल है, ये टूट रहा है दो फ्री रेडिकल्स में। यहाँ पे एक आयन है फॉर्म हो रहा है, जब यहाँ पे आयन में ए और बी का है बॉन्ड तोड़ रहा है, तो इसका मॉलिक्यूल ए अपना बी को दे के जा रहा है, ए वहाँ पे प्लस आयन और बी माइनस आयन में फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल हो रहा है, यहाँ पे सिमेट्रिकल आ रहा है। मोर पाई इलेक्ट्रॉन, जितना पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ उतना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा रेजोनेंस होगा और उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे बेंजीन देखिए, बेंजीन में डीलोकलाइजेशन दिखा रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर इधर आया पाई बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड डीलोकलाइज होकर इधर आया और ये बॉन्ड डीलोकलाइज होकर इधर आया और एक न्यू स्ट्रक्चर दिया बेंजीन को। और ये रेजोनेंस के लिए एक डायग्राम है। रेजोनेंस जो होता है बेसिकली डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का। अब हम लोग हाइपर कंजुगेशन में चल रहे हैं। जब डीलोकलाइजेशन और इलेक्ट्रॉन का हो, जब सिग्मा CH बॉन्ड ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन का उसमें डीलोकलाइज हो, तब हम लोग बोलते हैं कि फिनोमेना हाइपर कंजुगेशन है। रेजोनेंस की तरह हाइपर कंजुगेशन भी एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट देता है, लेकिन ये इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस जो होता है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। अब हाइपर कंजुगेशन हम लोग देखते हैं कार्बोकैटायन में। यहाँ पे कार्बोकैटायन है, ये प्लस के साथ, और ये अटैच है CH3 के साथ। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन अपना स्टेबल होने के लिए यहाँ का जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड CH3 है, इसका एक हाइड्रोजन अपने को सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना बॉन्ड तोड़ रहा है, अपना आयन से यहाँ छोड़ के जा रहा है। तो यहाँ माइनस हो रहा है और यहाँ पे प्लस आ रहा है। अब माइनस प्लस के बेसिस में यहाँ पे CH2 और CH2 का डबल बॉन्ड बन रहा है और ये हाइड्रोजन निकल जा रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा अल्फा कार्बन एटम में ही होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं अल्कीन में कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे एक अल्कीन है, अल्कीन अपना किसी रिएक्शन की वजह से यहाँ पे अपना पाई बॉन्ड को तोड़ दे रहा है और एक प्लस माइनस में आ रहा है। तो ये पाई बॉन्ड के साथ जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड CH3 मॉलिक्यूल है, ये भी इसका भी एक हाइड्रोजन अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है और यहाँ पे प्लस इस कार्बन पे आ जा रहा है और इस कार्बन पे प्लस आया, इस कार्बन पे माइनस आ जा रहा है। अब इस कार्बन पे क्योंकि ये हाइड्रोजन अपने आप को सेक्रीफाइस करके हट रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ दे रहा है, तो ये माइनस हुआ। तो माइनस और प्लस मिलकर एक डबल बॉन्ड बनाते हैं और ये कार्बन अपना माइनस के साथ किसी और चेन के साथ अलाइन हो जाता है। ये एक इंटरमीडिएट स्टेप में कहीं ना कहीं आप देखने को पा सकते हैं। फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन कैसे होते हैं? तो ये CH3 डॉट CH2 यहाँ पे फ्री रेडिकल दिया हुआ है। तो इसका भी जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जा रहा है और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख रहा है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ मिलकर डबल बॉन्ड फॉर्म कर ले रहा है और ये हाइड्रोजन रेडिकल के रूप में निकल जा रहा है। स्टेबिलिटी देखिए कार्बोकैटायन का क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका 2 डिग्री होता है, इसका 1 डिग्री होती है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं हेलो अल्केन और हेलो अरीन में। हेलो अल्केन को अगर मैं क्लासीफाई करूं हेलोजन के बेसिस के नाम पे, तो वो 4 प्रकार के होंगे। एक मोनोहेलाइड, दूसरा डाईहेलाइड, तीसरा ट्राईहेलाइड और चौथा पॉलीहेलाइड। मोनोहेलाइड वो है जिसमें एक कार्बन जो चेन है वो एक हेलोजन से अटैच्ड है। डाईहेलाइड वो है जहां जो कार्बन चेन है 2 हेलोजन से अटैच्ड है। ट्राईहेलाइड में 3 हेलोजन से अटैच्ड है, जबकि पॉलीहेलाइड में 4 और उसके ज़्यादा हेलोजन से वो कार्बन चेन अटैच्ड है। डाईहेलाइड फर्दर टूटता है 2 भाग में, एक होता है जेमिनल, दूसरा होता है वेसिनल। जेमिनल वो है जिसमें कार्बन सिंगल कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन्स हैं, जबकि वेसिनल वो है जिसमें एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलोजन अटैच्ड हैं। अब हम लोग कैटेगराइज करते हैं बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड के ऊपर देखते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो पहला आता है वो होता है एल्काइल हैलाइड।
तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर अगर हैलोजन अटैच्ड है और वो sp3 कार्बन आइटम एलिफेटिक चेन में कनेक्ट है तो हम उसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। अगर वही sp3 कार्बन आइटम जिस पे हैलोजन अटैच्ड है वो अगर बेंजीन रिंग से कनेक्ट है तो उसे हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। और वही अगर sp3 कार्बन एटम जो इसमें हैलोजन कनेक्ट है वो अगर फर्दर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो हम उसे कहते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ऑफ ओपन चेन से कनेक्टेड है तो हम उसे कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। तो इसमें भी वो फर्स्ट वाले में अल्काइल हैलाइड में भी ओपन चेन था, एलाइलिक हैलाइड में भी ओपन चेन है, जबकि बेंजाइलिक में क्लोज चेन है। अब हम लोग देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज में होता है दो प्रकार, एक होता है वेनाइलिक। तो वेनाइलिक वो होता है जहां पे कार्बन एटम जो जिसमें हैलोजन अटैच्ड है वो खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ये एक नॉन एरोमेटिक स्केलेटन में अटैच्ड है। जबकि एलाइल हैलाइड में जिसको हेलोअरीन कहते हैं उसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जिसमें हैलोजन अटैच्ड है वो एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर में अटैच्ड है। अब हम लोग देखते हैं sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो अल्काइल हैलाइड इसको कहते हैं जब एक हैलोजन अटैच हो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम में वो भी एलिफेटिक चेन के, तो हम लोग बोलते हैं वो अल्काइल हैलाइड है। अब हम लोग आते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। हैलोजन को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता कि वो कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसे एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कंसीडर किया जाता है। इन लोग को हैलो कहा जाता है, जैसे फ्लोरो, आयरो, क्लोरो, ब्रोमो। और इनका नाम हमेशा प्रीफिक्स में हैलो पैरेंट चेन के सामने रखा जाता है। इसको सेलेक्ट करने का तीन रूल्स हैं। पहला हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना होता है, इसका कोई अगर हैलो ग्रुप प्रेजेंट है उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर उस चेन में कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ज़्यादा प्रेफरेंस उसको दिए मिलेगा, सबसे लीस्ट प्रेफरेंस हैलोजन को मिलता है। अब हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो इस वाले चेन में क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हम लोग ब्रोमीन को प्रेफरेंस दे रहे हैं और नंबरिंग ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ पे ब्रोमीन को लीस्ट नंबर मिले। तो वहीं दूसरी जगह देखते हैं इस कार्बन एटम में यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों है, एक ही कार्बन पे अटैच्ड है, तो यहाँ पे हम प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है हमेशा हैलोजन से। और ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा और डबल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी रखेगा। तो यहाँ का नाम जो हो जा रहा है इस जगह पे 4 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट 2 इन, क्योंकि यहाँ दिखा रहा है कि दूसरा नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है और ये 5 कार्बन का चेन है। अब इस जगह पे देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है। हमको हमेशा प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को पहला देना है कि ट्रिपल बॉन्ड को सबसे लोएस्ट नंबर कहाँ से मिल सकता है, इसके आगे हम तब बॉन्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 फ्लोरो ब्यूट 1 आइन, फर्स्ट कार्बन पे आइन है। अगर मल्टीपल बॉन्ड किसी पैरेंट चेन में अटैच्ड होते हैं तो उनका प्रेजेंट पैरेंट चेन में होता है, तो पैरेंट चेन का नाम जो यूज होगा उसमें लास्ट में ए लग जाएगा। जैसे हेक्स अगर है 6 कार्बन का चेन है उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो रहे हैं तो हेक्स की जगह उसको लिखा जाएगा हेक्सा। अब आपके लिए 2 सवाल दिया गया है जिसे आप खुद ट्राई कीजिएगा नाम बनाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं नेचर CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। तो बॉन्ड बिटवीन जो कार्बन हाइड्रोजन का होता है वो पोलर इन नेचर होता है, मतलब हाइड्रोजन जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो कार्बन के एटम को अपने तरफ खींचता है, इसलिए उस पर डेल नेगेटिव और कार्बन पे डेल पॉजिटिव आ जाता है। तो CX बॉन्ड जो क्योंकि पोलर इन नेचर है और उसकी डिग्री या पोलैरिटी डायपोल मोमेंट के बेसिस में फाइंड आउट की जा सकती है। डायपोल मोमेंट होता है म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। अगर मैं देखूं डी होता है बॉन्ड का लेंथ और क्यू होता है चार्ज प्रेजेंट ओवर द मॉलिक्यूल, मतलब डायपोल का चार्ज। तो ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट यहाँ पे मिथाइल हैलाइड का बोला गया है, तो यहाँ मिथाइल हैलाइड में फ्लोरीन दिया हुआ है,
क्लोरीन दिया हुआ है और ब्रोमीन दिया हुआ है और आयोडीन दिया हुआ है। तो ये मिथाइल हैलाइड के साथ है, मतलब CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। तो इसका जो आपका ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा डायपोल CH3Cl का होगा, क्योंकि F जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी सी कम पड़ जाती है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इतना छोटा होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो होगा CH3Cl का, और इसीलिए इसका डायपोल मोमेंट सबसे हाईएस्ट होगा। इसके बाद होगा CH3F का, इसका CH3Br का, इसका CH3I का। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। जब कोई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन हेटिंग स्पीसीज या डोनर स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। मतलब अगर डोनर है तो इन सबके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और यहाँ पे हर स्पीसीज पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे या जहाँ पॉजिटिव चार्ज होंगे उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। साइनाइड ग्रुप या नाइट्राइड ग्रुप जो दो न्यूक्लियोफाइल सेंटर प्रोड्यूस करते हैं उसे हम लोग एम्बिनियन न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसे यहाँ पे साइनाइड ग्रुप दिया हुआ है तो यहाँ कार्बन है, तो कार्बन जो है वो खुद नेगेटिव है तो ये डोनेट कर सकता है। और यहाँ पे नाइट्रोजन पे देखिए 2 लोन पेयर्स हैं तो ये भी डोनेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर प्रेजेंट है, इसे हम लोग एम्बिनियन न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। तो यहाँ पे अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो अल्कोहल ROH HX के साथ, HX क्या है? हेलोजन एसिड है, HCl, HBr, HI, H और HF क्या रिएक्ट करता है? तो RX फॉर्म करता है और H2O निकलता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको डिटेल से देखूं तो यहाँ पे ROH टूटता है OH माइनस में और HX टूटता है H प्लस और X माइनस में। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसलिए ये टाइप ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये 2 प्रकार के मैकेनिज्म से फॉलो करता है, एक S1 मैकेनिज्म, एक SO2 मैकेनिज्म। S1 मैकेनिज्म कहाँ होता है? 3 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकैटायन में S1 मैकेनिज्म होता है, जबकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन में H2 मैकेनिज्म होता है। स्टेबिलिटी क्योंकि कार्बोकैटायन का 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, फिर इसका 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। तो हम लोग इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और यहाँ पे HX है, तो HX का यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है और H प्लस और X माइनस हो रहा है। और O पे आपका 2 लोन पेयर्स है, तो एक लोन पेयर से वो हाइड्रोजन पे अटैक करता है और हाइड्रोजन इसके साथ जाके अटैच हो जा रहा है और ये ऑक्सीजन पॉजिटिव आ जा रहा है। ऑक्सीजन क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ है वो खुद को पॉजिटिव देख नहीं सकता, वो क्योंकि पॉजिटिव खुद को नहीं देख पा रहा है तो वो अपना कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर दे रहा है। और कार्बन खुशी खुशी इस जगह में बॉन्ड ब्रेक कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वो खुद को 3 डिग्री या 2 डिग्री कार्बोकैटायन के रूप में बनता हुआ देख रहा है, इसलिए कार्बन अपने आप को खुद स्टेबल समझ रहा है और बॉन्ड ब्रेक कर दे रहा है। अब क्योंकि कार्बन यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया, और ये कार्बोकैटायन जब बना तो ये X जिसपे नेगेटिव चार्ज है ये जाके अटैक किया कार्बन पे, और यहाँ पे हेलोजन के साथ वो हेलो एल्केन फॉर्म हो गया, और यहाँ पे ये X के साथ RX हो गया और ये आपका H2O रिलीज होके आ गया। अब हम लोग देखते हैं SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में 1 डिग्री कार्बोकैटायन पे होता है, और जहाँ पे ये 1 डिग्री हो रहा है तो यहाँ पे भी H और X सेम तरीके से टूटेगा, यहाँ H प्लस और X माइनस होगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन अटैक करेगा लोन पेयर के साथ H पे, और यहाँ पे H अटैच हो जा रहा है और ऑक्सीजन के पास आ जा रहा है प्लस चार्ज। ऑक्सीजन किस कार्बोकैटायन के साथ इसका कार्बन के साथ अपना बॉन्डिंग तोड़ देना चाहता है, लेकिन क्योंकि ये 1 डिग्री है ये अपने आप को स्टेबल नहीं समझता कार्बन और इसके साथ बॉन्डिंग तोड़ना नहीं चाह रहा है। तो X को क्या करता है? X क्योंकि ये बॉन्ड अपने आप को तोड़ नहीं रहा है खुद से, तो X को जाके पीछे से कार्बन को अटैक करना पड़ता है, क्योंकि आगे तो ये सब पड़ा हुआ तो आगे अटैक कर नहीं सकता, तो एक जाता है पीछे से अटैक करता है। पीछे से एक तरफ X अटैक कर रहा है, दूसरे तरफ OH मतलब H2O जो मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है ये, और जहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव है ये अपने आप को दूर खींच रहा है, जबकि यहाँ पे पीछे से X अटैक कर रहा है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेट का एक फॉर्मेशन होता है, और लास्ट में H2O यहाँ से अलग हो जाता है और X यहाँ पे जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। ये होता है SN2 मैकेनिज्म। SN1 में सामने से अटैक होता रहता है, जबकि SN2 में पीछे से।
SN1 में बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, जबकि SN2 में कोई बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है। यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट का फॉर्मेशन होता है, जबकि ये वाला स्टेप में 2 स्टेप्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ एक स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे दूसरे स्टेप में अल्काइल हैलाइड फॉर्म हो रहा है, मतलब हेलोअल्किन फॉर्म हो रहा है। जबकि इस जगह पे एक ही स्टेप है, इंटरमीडिएट स्टेप बीच में आ जा रहा है, और एक ही स्टेप में आपका हेलोअल्केन फॉर्म हो रहा है। ये 1 डिग्री में ज़्यादा सूट करता है, जबकि ये 2 डिग्री और 3 डिग्री में सूट करता है। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। अगला वीडियो में हम लोग और रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, और इसी के साथ हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स भी सीखेंगे। अपना मूल्यवान कमेंट हमें जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।